दोस्तों ये स्टोरी का 70 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। अगली सुबह क्रिस की जब आंख खुली तो उसने अपने पास मीरा को नहीं देखा। क्रिस की आंखें हैरानी से फैल गई। वो झटके से उठकर बैठ गया और खुद से ही बोला, कहीं सच में तो छोड़कर नहीं चली गई। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। क्रिस ने मीरा को देखा तो देखता ही रह गया। मीरा ने आज साड़ी पहनी थी। नॉर्मली वो साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन आज मीरा साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। क्रिस हैरानी से मीरा को देख रहा था। मीरा ने क्रिस को नहीं देखा। वो मिरर में देखकर मांग भर रही थी। क्रिस की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। किसी भी एंगल से मीरा घर की बहू बनकर तो रहती नहीं थी। किसी फंक्शन में या कहीं जाना हो तो तभी ऐसे अच्छे से तैयार होती थी। क्रिस मीरा को देखकर मन ही मन खुद से बोला, ये इतनी सज धज कर मुझे डाइवोर्स देगी, लेकिन कल रात तो मना कर रही थी। हे भगवान, आई होप इसकी दिमागी हालत ठीक हो। और तभी मीरा ने हल्का सा पलट कर क्रिस को देखा और थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ मिस्टर रघुवंशी। क्रिस ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। मीरा को जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी पलकें उठाकर फिर से क्रिस से पूछा, बताइए ना मिस्टर रघुवंशी, कैसी लग रही हूँ। क्रिस ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम ठीक तो हो ना। तुम ये सब तैयार होकर, इतना कुछ पहनकर, मेरा मतलब है इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हो। मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी, आज मुझे मंदिर जाना है, आप भी तैयार हो जाइए ना, साथ में मंदिर चलते हैं। क्रिस की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। वो बोला, मंदिर क्यों जाना है। मीरा थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, मुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं अब उस सपने से दूर जाना चाहती हूँ, खुद को मजबूत बनाना चाहती हूँ, आपको और अपने प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, आपके साथ घूमना फिरना चाहती हूँ। कहते कहते मीरा की आंखें नम हो गई। उसने क्रिस की तरफ देखा तो क्रिस प्यार से बोला, मैं अभी तुम्हें चुप कराने की हालत में नहीं हूँ, 2 मिनट में आया। इतना कहकर वो ब्लैंकेट लेकर जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी नहाकर बाहर आया और तैयार होने लगा। तब तक मीरा भी बेड को समेटने लग गई। तैयार होने के बाद क्रिस ने अगले ही पल मीरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया और उसके गालों को चूम कर बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम, अब बताओ, अब मुझे फुर्सत है। मीरा बोली, कुछ नहीं बोलना, बस अब आपके साथ रहना है, आपकी बात माननी है, अच्छी पत्नी बनकर रहना है। क्रिस के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, छुटकी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब पर नहीं समझी। और ये किसने पट्टी पढ़ा दी कि तुम्हें अच्छी पत्नी बनकर रहना है। तुम पहले ही बहुत अच्छी हो और अरे ज्यादा अच्छा मैं हजम नहीं कर पाता, मुझे एसिडिटी हो जाती है। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बोली, आप चलेंगे ना मेरे साथ मंदिर। क्रिस बोला, अरे मंदिर क्या, तुम अपनी इतनी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे जहन्नुम भी ले चलोगी तो मैं खुशी खुशी चलूंगा। मीरा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आई। थोड़ी देर बाद दोनों ही नीचे आ गए। हीर बोली, क्रिस आज बेटा नाश्ता कर ले। मीरा बोली, नहीं बड़ी माँ, हम पहले मंदिर जाएंगे। क्रिस ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, पहले मंदिर। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। हीर ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और क्रिस मीरा वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ पीहू ने भी डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी शादी को तो बचाकर रहेगी, इतनी आसानी से अवनीत को डाइवोर्स नहीं देगी। कुछ सोचकर उसने किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। अपने केबिन में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हुआ और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक फाइल उठाई और उसे स्टडी करने लगा और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अवनीत ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और खुद से ही बोला, पीहू, तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी में रहने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल को जेब में रखा और वहां से चला गया। अवनीत इस वक्त बहुत गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। अवनीत ने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी और वो तेज कदमों से उतरकर जल्दी जल्दी अंदर चला गया। उसने गुस्से में आवाज लगाई, पीहू पीहू, ये क्या बचपना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उल्टी सीधी हरकत करने से मैं मान जाऊंगा, तुम्हें लगता है कि मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अवनीत ने फिर से आवाज लगाई, पीहू कहाँ हो तुम, बाहर आओ, मुझसे बात करो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अवनीत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने कदमों को तेज कर दिया और पीहू को ढूंढने लगा, लेकिन पीहू कहीं नहीं मिली। आखिरकार अवनीत पीहू को ढूंढता हुआ एक कमरे में गया। उसने उस कमरे को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। अवनीत की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे याद आया कि जब वो पीहू को लेकर इस घर में आया था
तब भी उसने इतने अच्छे से ही पीहू के लिए कमरा डेकोरेट किया था, लेकिन पीहू ने तो उस पर इतना गुस्सा उतारा कि अवनीत को डेकोरेट कमरे से भी नफरत हो गई थी। तभी उसे बाथरूम में से कुछ आवाजें सुनाई दी। अवनीत गुस्से में बाथरूम की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे पीहू का ये एफर्ट और ज्यादा इरिटेट कर रहा था। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसे एक और शौक लगा। इस वक्त उस बाथरूम में राहुल और पीहू थे, और उन दोनों को देखकर अवनीत की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है पीहू, ये सब दिखाने के लिए तुम मुझे मैसेज पर मैसेज किए जा रही थी? इतना कहकर उसने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ बाहर लाया और खींचकर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। राहुल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पीहू पीछे आई, उसकी आंखों में हल्का सा पानी था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अवनीत ने हल्का सा पलट कर पीहू को देखा और उंगली दिखाते हुए चिल्लाते हुए बोला, बहुत हो गया पीहू, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा जितना तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारे पागलपन को ना जाने कितने सालों से संभालता आया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे पागल कर रही हो। यही सब करना था, यही सब करना चाहती थी, ये सब दिखाना चाहती थी मुझे। लो देख लिया मैंने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही घर के अपने ही कमरे के बाथरूम में। ये सब डेकोरेशन इस राहुल के लिए की है। क्या चाहती हो मैं अपनी आंखों से देखूं कि राहुल तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाता है? कहते हुए अवनीत की आंखें हल्की सी भर आई। इस वक्त उसके दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे, वहीं पीहू बस सुबक रही थी। उसने भरे गले से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है ये राहुल। पीहू ने इतना ही कहा था कि राहुल भी उठकर अपने कपड़े झाड़ता हुआ बोला, क्या राहुल, तुमने ही तो मुझे बुलाया था? ये सुनकर पीहू हैरानी से राहुल को देखने लगी, जिसका साफ मतलब था कि राहुल झूठ बोल रहा है। वहीं अवनीत ने हंसकर कहा, क्या बात है, कितना टेस्ट लेना है मेरा और कितना पेशेंस लेवल देखोगी मेरा। पीहू तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कम से कम यही सोच लो कि मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड हूँ। यही सोच लो कि मेरा तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ। यही सोच लो कि मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए कहाँ क्या कुछ नहीं किया। कुछ तो सोचती, लेकिन तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाकर अपने पति को अपनी ही रंगरलियां दिखा रही हो। चलो ठीक है, देख लेता हूँ। जहाँ मैंने इतना कुछ देख लिया, तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई और देख लूंगा। चलो शुरू हो जाओ। इतना कहकर अवनीत थोड़ा सा पीछे हट गया। अवनीत की आंखों से पानी गिर गया। इससे ज्यादा नहीं टूट सकता था वो, इससे ज्यादा दर्द नहीं झेल सकता था। वहीं पीहू भरे गले से बोली, ऐसा नहीं है अवनीत, ये सब मैंने इसके लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है। अवनीत ने हंसकर कहा, क्या बात है, मेरे लिए ही किया है और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया? इतने में राहुल फिर बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ अवनीत, तुम्हारी ही बीवी ने मुझे यहाँ बुलाया है और ये सब मेरा और इसका ही प्लान था। राहुल ने इतना ही कहा था कि अवनीत की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने खींचकर एक मुक्का राहुल के मुंह पर जड़ दिया और राहुल एक बार फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राहुल हैरानी से अवनीत को देख रहा था। अवनीत चिल्लाते हुए बोला, ये बेवकूफ है, इसने तुझे बुलाया और तू आ गया? तूने नहीं सोचा कि एक बार डाइवोर्स हो जाने दो? आखिर दे तो रहा हूँ डाइवोर्स, अब क्या मेरे सिर पर चढ़कर नाचोगे दोनों? राहुल एक बार फिर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार नहीं कुछ बोला। अवनीत ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मेरा सिर दर्द से फट जाएगा, इससे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से, जहाँ मुंह काला करना है कर लो। पीहू थोड़ा सा अवनीत के पास आई तो अवनीत ने पीहू की बाजू पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, चली जाओ पीहू, मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? क्यों मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गई? अवनीत ने पीहू को देखकर कहा, जब तुम्हारी याददाश्त ठीक थी तब तुम मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझसे मिलने के बहाने ढूंढती थी, मुझे दिन रात फोन करती थी, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का मैसेज मुझे करती थी। तुम्हें पता है, अगर रघुवंशी मेंशन की दीवारें बोलती ना, तो हर एक मेंशन की दीवार चीख चीख कर हमारे प्यार की गवाही देती। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं देख सकता मैं। जाओ राहुल के साथ, मैंने तुम्हें हर रिश्ते से आजाद किया है, हर तरीके से आजाद किया है, जाओ। पीहू ने राहुल की तरफ देखकर हाथ जोड़े और बोली, प्लीज राहुल, झूठ मत बोलो, तुम तो सच बता सकते हो ना? बता क्यों नहीं देते कि तुम खुद आए थे? देखो राहुल, अवनीत मेरी कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो मान सकते हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। अगर तुमने मुझे सच में 1% भी प्यार किया है तो मेरा बसा बसाया घर मत उजाड़ो। बता दो कि तुम खुद आए थे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, बताते क्यों नहीं? राहुल ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, जबरदस्ती? मैं तुम्हारे साथ क्यों जबरदस्ती करूंगा? तुम और मैं रिलेशन में भी रह चुके हैं, मेरा तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप भी था। तुम अपने पति को साफ साफ बता क्यों नहीं देती? मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ
कि तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दो अपने पति को। मैं और तुम अपनी एक दुनिया बसाएंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पीहू। और ये सुन करके पीहू ने खींच कर एक चाटा राहुल के गाल पर जड़ दिया। राहुल एक बार फिर धड़ाम से गिर पड़ा। पीहू ने उसे उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने पति को डाइवोर्स नहीं दूंगी। मेरी बीमारी के चलते मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे चीजें याद आने लगी हैं। उसके बाद भी तुम मेरे पीछे पड़े रहे। आज ये सब मैंने अपने पति के लिए किया था और तुम जबरदस्ती आ गए और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। फिर उसने अवनीत को देखकर कहा, मैं जानती हूँ मैं कुछ भी कहूंगी तुम मानोगे नहीं, लेकिन सच यही है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम्हें मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि ये सब राहुल के लिए करूंगी और फिर तुम्हें यहाँ आने के लिए कहूंगी? अवनीत, इतनी गिरी हुई तो नहीं हूँ। वहीं अवनीत ने फिर से ताली बजाकर कहा, हाँ हाँ, दोनों अपना ड्रामा कंटिन्यू रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब देखने के लिए ही तो बुलाया था, मैं बैठा हुआ हूँ, देख लूंगा। इतना कहकर अवनीत सोफे पर जाकर बैठ गया। वहीं राहुल ने भी फिर पीहू की कलाई पकड़ी और बोला, बहुत हुआ पीहू, क्यों इस टॉक्सिक के रिलेशन में रह रही हो? चलो मैं और तुम अपनी एक दुनिया बसाएंगे। पीहू को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर राहुल के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, झूठे इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम इतना झूठ बोलोगे और मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सोचकर अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी, जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल हैरानी से पीहू को देख रहा था। पीहू ने अगले ही पल वहां रखा एक लैंप उठा लिया और राहुल को दिखाते हुए बोली, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो सच कहती हूँ, मुझे मेरे पापा की कसम तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। राहुल अब भी वहीं खड़ा हुआ था। पीहू से अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने खींचकर लैंप राहुल की बाजू पर मारा और दूसरी बार मारने को हुई तो राहुल वहां से पीछे हट गया और बोला, पागल हो गई हो पीहू? क्यों इस बेकार इंसान की वजह से अपना और मेरा रिलेशन खराब कर रही हो? पीहू चिल्लाते हुए बोली, तुम जाओगे या मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं? राहुल थोड़ा और पीछे हुआ और बोला, ठीक है जा रहा हूं, लेकिन जब तुम्हारा पति तुम्हें डाइवोर्स देगा ना तो आ जाना मेरे पास, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। पीहू गुस्से में बोली, अगर मेरा पति डाइवोर्स देगा तो सुसाइड करना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे झूठे इंसान के साथ वक्त नहीं बिताऊंगी। राहुल वहां से चला गया। उसके जाते ही पीहू ने लैंप एक साइड फेंका और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। अवनीत चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उसने पीहू को चुप कराना जरूरी भी नहीं समझा। पीहू भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसका एफर्ट, उसका प्यार अवनीत तो देख कर भी नहीं देखना चाहता था। वह जानती थी, वह चाहे अवनीत को कितना भी समझा ले, वह उसकी बात नहीं मानेगा। अवनीत को पीहू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, इनफैक्ट गुस्सा आ रहा था। बस एक इतनी सी बात कि पीहू के दिल में उसके लिए जगह खत्म हो गई और राहुल ने अपनी जगह बना ली। ये बात अवनीत को गुस्सा दिलाती थी। अवनीत उठकर वहां से जाने लगा तो पीहू रोते रोते बोली, अवनीत कुछ तो तरस खाओ, मानती हूँ मुझसे आज तक गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बीमारी के चलते ही तो ये सब करती थी और ये बात तुमने ही मुझे कही और अब तुम मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हो। कहते हुए पीहू और ज्यादा रोने लगी। अवनीत ने पलट कर पीहू को देखा और बोला, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। मुझे अब ना तुम्हारे रोने पर तरस आता है और ना ही तुम्हारे हंसने पर। मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ और तुम्हें डाइवोर्स देकर राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आखिर इस शहर में मेरा है ही कौन? इतना कहकर अवनीत वहां से चला गया। उसके जाते ही पीहू और ज्यादा रोने लगी। अवनीत सीधा अपने कमरे में गया। उसने एक अलमारी खोली, उसमें से बियर की बोतल निकाली। अवनीत ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था तो ड्रिंक कर लेता था। अवनीत ने बोतल का ढक्कन मुंह से खोला और एक ही सांस में उस बोतल को खत्म कर दिया और फिर जोर से उस बोतल को जमीन पर दे मारा। अवनीत सोफे पर बैठ गया। रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन चीखा नहीं, चुपचाप बैठा रहा और तभी उसके कानों में धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज हुई। अवनीत जल्दी से उठा और भागता हुआ पीहू के कमरे में गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पीहू जमीन पर गिरी हुई थी। उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में चोट लग गई थी। अवनीत ने बेड पर देखा तो एक स्टूल रखा हुआ था और पंखे पर एक साड़ी। अवनीत को समझते देर नहीं लगी कि पीहू सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से वो जमीन पर गिर गई। एक सेकंड के लिए तो अवनीत की दिल की धड़कनें रुक गई। अवनीत को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीहू के पास गया।
उसने पीहू की बाजू पर हाथ लगाया तो पीहू की चीख निकल गई। अवनीत बोला, सुसाइड करने चली थी, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। पीहू रोते रोते अवनीत को देख रही थी, फिर वो सुबकते हुए बोली, मेरे हाथ में चोट लग गई, मैं स्टूल से गिर गई, सुसाइड करने जा रही थी और तुम मुझे ताना मार रहे हो। अगर मैं गिरती नहीं तो अब तक पंखे से झूल रही होती। अवनीत ने अगले ही पल पीहू को गोद में उठा लिया और बोला, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि तुम मर जाओ। इतना कहकर वो पीहू को लेकर घर के बाहर आया और उसने पीहू को आराम से गाड़ी की सीट पर बैठा दिया। पीहू के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। अवनीत ने हल्का सा हाथ पीहू के हाथ पर रखा और बोला, अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक हो जाओगी। इतना कहकर वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले 1 घंटे में पीहू के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो बेड पर बैठी हुई सुबक रही थी। अवनीत हाथ बांधे पीहू को देख रहा था। वो बोला, अब रोने से क्या होगा, सुसाइड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पीहू ने नम आंखों से अवनीत को देखा और बोली, अवनीत तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम्हें लग रहा है कि मैंने सुसाइड का नाटक किया है? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मरना चाहती थी? अवनीत ने कुछ नहीं कहा। इतने में एक डॉक्टर कमरे में आया और उसने एक फाइल अवनीत को बढ़ाते हुए कहा, ये पीहू मैम की फाइल और इन्हें प्लास्टर कटने में 15 दिन लगेंगे, तब तक प्लीज इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। अवनीत ने फाइल ले ली और पीहू को देखा और फिर डॉक्टर को देखकर बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। डॉक्टर वहां से चला गया। पीहू अब भी सुबक रही थी। अवनीत ने एक बार फिर पीहू को गोद में उठाया और बोला, अब ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है। मेरी ही किस्मत खराब है, जब जब तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती हो। इतना कहकर अवनीत पीहू को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आने लगा। वहीं पीहू उसे कहीं ना कहीं तसल्ली मिल रही थी कि इस स्थिति में भी अवनीत को उसकी इतनी फिक्र है। अवनीत पीहू को लेकर घर आ गया। उसने पीहू को बेड पर आराम से बिठाया और फिर थोड़ा दूर होकर बोला, कुछ खाओगी पीहू? पीहू की आंखें अब भी सूजी हुई थी। वो जानती थी अवनीत उससे कुछ नहीं पूछेगा। इतने में अवनीत ने फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ खाओगी? पीहू बोली, जहर खाऊंगी, ला दीजिए। अवनीत बोला, मेंशन जाकर खाना, यहाँ नहीं, यहाँ से तो मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और थोड़ी देर में एक प्लेट लेकर कमरे में आया। अवनीत ने प्लेट पीहू की तरफ रखते हुए कहा, ये लो, खा लो। पीहू बोली, उल्टे हाथ से खा लूं? मुझे नहीं खाना, ले जाओ। इतना कहकर उसने उल्टे हाथ से प्लेट को खिसका दिया। अवनीत बोला, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें गोद में बिठाकर बहुत प्यार से खिलाऊं? पीहू बोली, हाँ, चाहती तो यही हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम नहीं खिलाओगे और अगर नहीं खिलाना तो ले जाओ। अवनीत बोला, देखो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी पे उतर आओ। पीहू बोली, मैं तो ना जाने कितने सालों से बदतमीज हूँ और अब ज्यादा बदतमीज हो गई हूँ। अब मुझे भी इस रिश्ते को नहीं बचाना, मेरा भी दिमाग खराब होने लगा है, थक गई हूँ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती घूमती। अवनीत ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, बस इतने में ही थक गई? पीहू की आंखों में पानी आ गया। वो नम आंखों से बोली, हाँ, थक गई मैं। मुझसे नहीं होता, तुम्हारे अंदर पेशेंस होगा, मेरे अंदर नहीं है। इसे लेकर चले जाओ और कर दो मेंशन फोन, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर पीहू जैसे तैसे लेटने लगी, लेकिन उससे पहले ही अवनीत ने पीहू की बाजू पकड़कर उसे फिर से उठा दिया और बोला, अच्छा, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, फिर दवाई ले लेना। पीहू ने मुंह फेर लिया। अवनीत बोला, दूसरी बार नहीं पूछूंगा, दवाई नहीं लोगी तो पूरी रात दर्द होगा। पीहू धीरे से बोली, ठीक है। अवनीत पीहू के पास बैठा और उसने अपने हाथों से पीहू को खाना खिलाया। खाना खाते समय पीहू बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने राहुल को नहीं बुलाया। अवनीत ने रिएक्ट नहीं किया और एक और बाइट पीहू के मुंह में डाल दिया। पीहू फिर बोली, मुझे मेरे पापा की कसम, मैंने राहुल को नहीं बुलाया। अवनीत ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फ्लैशबैक, पीहू ने अवनीत के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। सब कुछ अवनीत की पसंद का था। वैसे तो वो रोज अवनीत की पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन आज उसने सोचा था कि वो अवनीत के लिए सरप्राइज भी प्लान करेगी। पीहू ने खाना बनाकर कमरे का रुख किया और उस कमरे को अपने हाथों से डेकोरेट किया। पीहू कमरा डेकोरेट करती हुई खुद से बोली, बस आज अवनीत पिघल जाए, फिर मैं अवनीत को कहीं नहीं जाने दूंगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लूंगी। और तभी कमरे का दरवाजा खुला। पीहू ने पलटकर बिना देखे कहा, अवनीत तुम आ गए? लेकिन सामने राहुल खड़ा था। राहुल को देखकर पीहू को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, क्यों आए हो यहाँ? मना कर दिया ना मैंने कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दूंगी। राहुल थोड़ा सा आगे आया और उसने पीहू के दोनों हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहा,
तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ कि मेरे साथ वक्त बिताओगी और फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी। पीहू ने राहुल के हाथों को झटका और बोला, मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं था। तुमने मुझे बस 2 बार प्रपोज किया और मैंने दोनों बार तुम्हें ये कहा कि जब तक मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देती तब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकती, और ना ही मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट किया था। तो मैं गलत कैसे हो गई? राहुल को गुस्सा आ गया। उसने पीहू के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, लेकिन मैं तो इंतजार में था ना कि तुम कब अपने पति को डाइवोर्स दोगी और कब मेरे साथ रिलेशन में आओगी, और अब तुम पलट रही हो। पीहू ने जैसे तैसे राहुल का हाथ अपने मुंह से छुड़ाया और गुस्से में बोली, तुम क्या पागल हो? सुनाई कम देता है तुम्हें? मैंने सब कुछ तुम्हें सच सच बताया था। मेरे तुम्हारे बीच में सब कुछ क्लियर था, तो फिर मैं गलत कैसे हो गई? अगले ही पल पीहू थोड़ा सा नरम लहजे में बोली, देखो राहुल, मेरी बात सुनो, मैं सच में अपने पति से प्यार करती हूँ। अवनीत ने मेरे लिए ना जाने क्या कुछ किया है, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं बीमार थी, मेरी याददाश्त चली गई थी और अवनीत ने उस सिचुएशन में भी मुझे संभाल कर रखा। तो तुम ही बताओ मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, वो तो बस मैं तुम्हें देखकर थोड़ा आकर्षित हो गई और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। देखो अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आने वाले हैं। यह सुनकर कि अवनीत आने वाला है, राहुल के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चलने लगी। राहुल पीहू से थोड़ा दूर हुआ और प्यार से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पीहू को लगा कि शायद राहुल मान गया है। राहुल बोला, मुझे वॉशरूम यूज करना है, मैं वॉशरूम यूज करके चला जाऊंगा। इतना कहकर राहुल वॉशरूम में चला गया, लेकिन थोड़ी देर तक भी वो बाहर नहीं आया। पीहू बार बार टाइम देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अवनीत को राहुल देख ले, लेकिन वो अब कुछ जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं राहुल फिर से सीन क्रिएट ना कर दे, और तभी राहुल ने पीहू को आवाज लगाते हुए कहा, पीहू ये नल खुल नहीं रहा। पीहू ने पैर पटका और जल्दी से वॉशरूम में चली गई, और जैसे ही पीहू वॉशरूम में आई वैसे ही राहुल ने पीहू के बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगाते हुए उसके करीब आकर कहा, तुम सच में मुझे भूल जाओगी? तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकती? पीहू, एक बार मेरे साथ अपनी जिंदगी शुरू करके तो देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पीहू हैरानी से राहुल को देख रही थी। उसने राहुल को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन राहुल पीहू से दूर नहीं हुआ, और उसी वक्त अवनीत ने दरवाजा खोल दिया। फ्लैशबैक एंड। यह सब बातें पीहू अवनीत को बता रही थी, और अवनीत बिना किसी भाव के पीहू को देख रहा था। पीहू की आंखों में पानी था। वो भरे गले से बोली, जानती हूँ तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच यही है। अवनीत ने बिना किसी रिएक्शन के 2 टैबलेट पीहू की हथेली पर रखी और बोला, खा लो। पीहू ने गुस्से में उस टैबलेट को वहीं फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं खानी मुझे टैबलेट। इतना सब कुछ बताने के बाद भी तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अवनीत ने अभी रिएक्ट नहीं किया, और अवनीत का रिएक्ट न करना पीहू को अंदर ही अंदर जला रहा था। पीहू ने हाथ जोड़कर कहा, सच कह रही हूँ अवनीत, मेरी बातों पर यकीन तो करो। अवनीत बोला, छोड़ दूंगा तुम्हें, मेंशन दवाई खा लो। इतना कहकर उसने फिर से 2 टैबलेट ली और पीहू की हथेली पर रख दी। पीहू उस टैबलेट को फेंकते उससे पहले ही अवनीत बोला, इससे ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीहू, चुपचाप दवाई खा लो। और फिर तकिए में मुंह छुपाकर बिना आवाज के रोने लगी। अवनीत भी वहां से चला गया। पीहू ना जाने कब तक ऐसे ही रोती रही, लेकिन फिर उसके मन ने एक बार फिर कहा, पीहू ये आखिरी मौका है, एक बार और अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर, क्या पता इस बार सुलझ जाए। इतना कहकर पीहू ने अपने उल्टे हाथ से आंसू पोंछे और अपना फोन लिया और उसने देव को कॉल किया। देव सरगम के साथ बालकनी में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। उसने अपना फोन देखा और रिसीव कर लिया। देव बोला, क्या हुआ? बात आगे बढ़ी। ये सुनते ही पीहू रोने लगी और रोते रोते उसने देव को सब कुछ बता दिया। देव बोला, मुझे उस राहुल का एड्रेस दे। पीहू ने राहुल का एड्रेस देव को दे दिया। पूरी बात खत्म होने के बाद देव ने फोन जेब में रखा और सरगम को देखकर बोला, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और देव ने सरगम के माथे को चूम लिया। फिर बोला, इंतजार मत करना, सो जाना, तुम्हारा ज्यादा रात को जागना बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और देव वहां से चला गया। देव ने सीधा गाड़ी राहुल के घर के बाहर रोकी और अगले 20 मिनट में राहुल एक फैक्ट्री के बेसमेंट में बंद था। उसके सामने देव और अभिमान दोनों खड़े थे। अभिमान बोला, ये है राहुल जो हमारे पीहू को परेशान कर रहा है। देव बोला, परेशान नहीं, बहुत परेशान कर रहा है।
उसका डाइवोर्स तक होने वाला है। ये सुनकर कि राहुल पीहू और अवनीत का डाइवोर्स करवाने वाला है, अभिमान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जेब में से बंदूक निकाली और राहुल के माथे को पॉइंट करके कहा, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमारी दीदी और जीजू को परेशान कर रहा है? मरना चाहता है क्या? राहुल बंदूक देखकर डर गया। वो ये तो जानता था कि पीहू एक स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है कि उसे किडनैप करके उसके माथे पर बंदूक रख दे कि ये नहीं जानता था। राहुल थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। देव बोला, अरे बहन नहीं है, हमारी बुआ है, लेकिन ज्यादा उम्र नहीं है ना, इसलिए हम सब दीदी बोलते हैं। वो सब छोड़, तू ये बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी बहन के पीछे पड़ा है? राहुल ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वह आप दोनों की बहन है, मतलब बुआ है। मैं आगे से उन्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभिमान बोला, जाने दूंगा, लेकिन सच सच बताओ, क्या तू हमारी बहन से प्यार करता है? यह सुनकर राहुल हैरानी से अभिमान को देखने लगा। राहुल हैरानी से अभिमान को देख रहा था। अभिमान ने एक बार फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, तू हमारी बहन से सच्चा प्यार करता था? राहुल ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी देव ने उसके गाल पर जोर से चाटा जड़ दिया। राहुल का चेहरा एक तरफ हो गया। देव गुस्से में बोला, सच बोल, सच, जितना सच तुझे नहीं पता उससे ज्यादा सच हमने तेरे बारे में पता लगा रखा है। अब तोते की तरह सब कुछ सच बोल दे, वरना अभिमान तेरे माथे में छा की छा गोली उतार देगा। ये जो तेरा सिर है ना, ये खरबूजे की तरह खिल जाएगा। राहुल थोड़ा सा घबराते हुए बोला, जी वो मैं पीहू को प्यार व्यार नहीं करता, वो पीहू मेरा खर्चा उठाती है। ये सुनकर अभिमान और देव एक दूसरे को देखने लगे। अभिमान बोला, खर्चा उठाती है मतलब? राहुल बोला, वो मुझे पार्टियां करनी होती हैं, घूमना फिरना होता है, मैं पीहू से बेझिझक पैसे मांग लेता था और पीहू दे भी देती थी, लेकिन जब से उसने कहा है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देगी, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने मुझे पैसे भी देने बंद कर दिए। मैंने पिछले 2 महीने से पार्टी अटेंड नहीं की, मुझे पीनी थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। देव ने हाथ बांधकर कहा, लेकिन तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है। राहुल बोला, जी वो मेरा घर नहीं है, मेरे दोस्त का है, मैं तो बस उस घर में रहता हूँ, मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अभिमान बोला, तो तूने पीहू को ये कहकर फंसाया कि वो घर तेरा है? राहुल ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान ने भी एक और चाटा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, तू क्या पागल है, तेरे अंदर अक्ल नहीं है? अगर सच में पीहू अपने हस्बैंड को छोड़कर तेरे साथ चली जाती तो तू क्या करता? राहुल फिर से घबराते हुए बोला, जी मैं जानता हूँ कि वो रघुवंशी फैमिली से बिलोंग करती है, आप लोग बहुत अमीर हो, मुझे पता था कि एक बार पीहू से मेरी शादी हो गई तो मुझे जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही अभिमान और देव दोनों ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। देव बोला, ये तो मेरे वाला केस हो गया। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने राहुल से कहा, ये बता अब पीहू की जिंदगी से जाने का क्या लेगा? राहुल ने भी बेशरम की तरह कहा, जी करीब 2 करोड़। ये सुनकर देव ने एक और चाटा राहुल के गाल पर जड़ दिया। अभिमान गुस्से में बोला, बड़ी हिम्मत है तेरे अंदर, तेरे सामने मौत खड़ी है और तू हमसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है? राहुल ने थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर दे दीजिए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। सुनकर देव और अभिमान दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अभिमान बोला, यकीन नहीं आता पीहू तेरे जैसे गधे के चक्कर में आ गई। देव बोला, इस गधे को तो देख कितने प्यार से हमसे पैसे मांग रहा है। अगले ही पल अभिमान ने बंदूक उसके माथे पर रखी और बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप पीहू की जिंदगी से चला जा। एक और बार हमने तुझे पीहू के आसपास देखा ना तो तुझे गोली मारने में टाइम नहीं लगाएंगे, समझा? और रही बात 2 करोड़ रुपए की, तो शुक्र मना हम तुझसे पैसे नहीं मांग रहे, वरना तेरी जान की कीमत 2 करोड़ तो होगी ना। राहुल डर गया। देव ने उसके हाथ खोले और बोला, राजस्थान में कहीं भी दिख मत जाना, वरना दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। राहुल डरता हुआ वहां से भाग गया। उसके जाते ही अभिमान बोला, अवनीत जीजू। अवनीत जो कि वहीं एक कमरे में था, वो बाहर आया। अभिमान और देव दोनों ने ही अवनीत की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हम जानते हैं हमारी बहन से बहुत बड़ी गलती
गलती हुई है, लेकिन एक मौका दे दीजिए ना। उसने तो अब सुसाइड करने की भी कोशिश की, और जब कोई लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है। ये बात तो आप भी जानते हैं, देव ने आगे कहा, और राहुल की सच्चाई आपके सामने ही है। वो बस पीहू को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से पीहू को इस्तेमाल करता उससे पहले ही पीहू को अक्ल आ गई। प्लीज हमारी बहन को एक मौका दे दीजिए। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई। जैसे ही अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई, देव और अभिमान जल्दी से आगे आए और उन्होंने अवनीत को गले लगा लिया। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं पीहू को एकदम से अपनाना उसे अजीब लग रहा था। लेकिन उसने अपने रिश्ते को एक मौका देने की तो सोच ली थी। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी अवनीत के घर के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा और बोला, तुम दोनों नहीं आओगे? देव और अभिमान ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही गाड़ी से उतरकर बोले, हाँ आएंगे। कम से कम उसे देख तो लें कि वो सुसाइड कैसे कर रही थी, जो खुद ही अपने हाथ तोड़कर बैठ गई। इतना कहकर देव अभिमान को लेकर घर के अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में वो तीनों पीहू के कमरे में थे। पीहू ने देव को देखा तो उसका रोना बढ़ गया। उसने अपना एक हाथ देव की तरफ बढ़ा दिया। देव और पीहू की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि जब देव हुआ था तो पीहू देव को गोद में उठाए उठाए घूमती थी, उसी के साथ खेलती थी, और देव भी ये बात अच्छे से जानता था। देव ने भी पीहू को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, बस बस अब नहीं रोना, मैंने सब ठीक कर दिया है। पीहू ने हैरानी से देव को देखा तो देव ने पीहू के आंसू साफ किए और बोला, वो सब छोड़ो, तुम्हें सुसाइड करना नहीं आता क्या? पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने नम आंखों से हाँ में ना में गर्दन हिला दी और भरे गले से बोली, अब की बार पंखे से ट्राई नहीं करूंगी, सीधा साबरमती में कूद जाऊंगी, फिर तो पक्का मर जाऊंगी। देव ने फिर से पीहू को गले लगाया और बोला, ऐसा नहीं करते। मैंने हमेशा हमेशा के लिए राहुल को तुम दोनों की जिंदगी से निकाल दिया। और तभी पीछे से अभिमान बोला, अकेले तूने निकाला है, सारा क्रेडिट तुझे ही चाहिए। देव ने हल्का सा पलट कर अभिमान को देखा और बोला, नहीं नहीं, अभिमान ने भी मेरी पूरी हेल्प की है। पीहू को अच्छा लग रहा था कि आखिर उसके भाइयों ने उसकी इतनी बड़ी मदद की। उसने एक नज़र अवनीत को देखा, लेकिन अवनीत के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। पीहू ने अपना सर देव के सीने पर रखा हुआ था और वो उसे उठा भी नहीं रही थी। देव भी लगातार पीहू के बालों को सहला रहा था। वो भी जानता था कि पीहू अपने रिश्ते को बचाते बचाते थक गई है। इस वक्त वो अंदर ही अंदर टूट रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती। देव बोला, बस करो पीहू, और कितना रोओगी, चलो शांत हो जाओ, देखो अब सब ठीक हो गया है। पीहू देव से थोड़ा दूर हुई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान बोला, दी अपना ख्याल रखना, घर जा रहे हैं, ज्यादा लेट हो जाएंगे तो सीनियर को जवाब देना पड़ेगा। आप तो जानती हो ना, रघुवंशी सीनियर को बाल की खाल निकालते हैं, और हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी आपके और अवनीत जीजू के बीच में हुआ है, इसकी खबर रघुवंशी मेंशन में किसी को भी लगे। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान ने हल्का सा झुककर पीहू के गालों को चूमा और बोला, अपना ख्याल रखना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान और देव दोनों ही वहां से चले गए। अवनीत उन दोनों को बाहर छोड़ने आया। अभिमान गाड़ी में बैठने ही वाला था कि रुक गया और फिर अवनीत को देखकर बोला, जीजू प्लीज एक आखिरी मौका। अवनीत बोला, समझ गया, बार बार फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, पर फिक्र मत करो, अब मैं अपनी पीहू को कहीं नहीं जाने दूंगा। अवनीत की बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव ने भी अवनीत को बाय कहा और दोनों भाई वहां से चले गए। उसके जाते ही अवनीत वापस से अपने कमरे में आया। पीहू अवनीत को देख रही थी। अवनीत आकर पीहू के पास बैठ गया। पीहू अवनीत को देखे जा रही थी। अवनीत ने अपनी एक बाहें फैलाई तो पीहू रोते रोते अवनीत के गले लग गई। अवनीत ने भी पीहू को चुप नहीं कराया, बस उसकी कमर को सहलाता रहा। उसकी पकड़ पीहू पर कसती जा रही थी। ना जाने उसने भी इस दिन का कब से इंतजार किया था, जब पीहू अपनी मर्जी से उसके पास आएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब इतने हंगामे के बाद होगा।
अवनीत का पीहू का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अवनीत ने पीहू को खुद से दूर किया और उसकी आंखें साफ करता हुआ बोला, बस करो पीहू, कितना रोओगी। पीहू फिर से भरे गले से बोली, अवनीत मुझे मेरे पापा की कसम, मैं राहुल के करीब कभी नहीं गई। अवनीत बोला, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, इसलिए तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम राहुल के साथ शादी करना चाहती हो, और यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब रहता था। अच्छा अब रोना बंद करो, सो जाते हैं, कहकर अवनीत पीहू के बराबर में लेट गया। पीहू ने भी अपना सर अवनीत के सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। पीहू ने अवनीत को कसकर पकड़ा हुआ था, ऐसे कि अवनीत कहीं छोड़कर भाग जाएगा। अवनीत ने पीहू की कमर को हल्का सा रब करके कहा, इतना कसकर मत पकड़ो, मैं कहीं नहीं भागने वाला। पीहू बोली, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रखूंगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए तो। ये सुनकर अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपनी पकड़ कस दी। वहीं दूसरी तरफ वामिका बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी पीछे से वेदांत आया। वामिका बिना पलटे बोली, आपको नींद नहीं आ रही? वेदांत बोला, तुम भी तो नहीं सोई। इतना कहकर वो वामिका के पास आकर खड़ा हो गया। वामिका ने हल्का सा पलटकर वेदांत को देखा और बोली, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। वेदांत बोला, अपने दिल से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? वामिका ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये दिल ही तो साथ नहीं देता। वेदांत बोला, वामिका तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ देता है, बस तुम अपने दिल का साथ नहीं देती। जिस दिन अपने दिल की बातें सुनने लगोगी ना, उस दिन तुम कार्तिक को भी भूल जाओगी और हमारी शादी को एक्सेप्ट भी कर लोगी। झूठ नहीं कहूंगा वामिका, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट करो। मैं ये शादी दिल से कर रहा हूँ, मजबूरी में नहीं। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत जैसा लड़का उसे अपना जीवन साथी बनाकर खुश है। वामिका बोली, मुझमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं जो आप मुझ जैसी लड़की के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखें। वेदांत बोला, यही तो खास बात है कि तुम्हें अपनी खास बात पता ही नहीं। तुम बहुत खास हो वामिका। इतना कहकर वेदांत उसके कमरे से जाने लगा और तभी वामिका बोली, क्या खास है मुझमें? वेदांत जो कि कमरे से बाहर जा रहा था, उसके कदम रुक गए। उसने पलट कर वामिका को देखा और बोला, कमी क्या है तुम में? वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत कितने आराम से अपने दिल की बात बोलकर जा रहा था और वामिका के पास उसके सवाल का जवाब भी नहीं था। वामिका भरे गले से बोली, कमियां ही कमियां हैं मेरे अंदर, आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पढ़ाई बीच में छूट गई, माँ बाप भी नहीं है, मेरी हालत आपने देखी ही रखी है। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कमियां नहीं है, ये सब तो मजबूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी खूबी क्या है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम हो। कार्तिक के अलावा तुमने किसी और से प्यार नहीं किया। मेरा पैसा देखकर भी तुमने मेरे साथ नजदीकियां नहीं बढ़ाई। तुम अपनी हद में रहती हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी सोच को भी एक हद तक कैद करके रखा हुआ है। ऐसी ना जाने कितनी खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, बस तुम अपनी खूबियों को परखना नहीं चाहती। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया और वामिका वेदांत को जाते हुए देख रही थी। फिर वो खुद से ही बोली, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ अभिमान ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद अभिमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सीधा अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध ने उदास मन से फोन रिसीव किया और बोला, कहो मेरी याद कैसे आई? अनिरुद्ध अभिमान एक्साइटेड होकर बोला, तेरी तितली ऑस्ट्रेलिया से उड़ चुकी है और बहुत जल्द इंडिया लैंड होने वाली है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से चेयर से खड़ा हुआ और बोला, क्या बोल रहा है अभिमान? सच सच बोल, देख मेरे मजे मत ले। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान को हंसी आ गई। वो बोला, मैं तेरे मजे क्यों लूंगा? सच कह रहा हूँ, कल शाम को तितली राजस्थान पहुंच जाएगी। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया। वहीं अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो खुशी खुशी अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, तितली बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं उड़ने दूंगा।
वहीं दूसरी तरफ पीहू की जब आंख खुली तो वो बेड पर अकेली थी। पीहू ने खुद को कमरे में अकेला देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाने को हुई और तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अवनीत फ्रेश होकर बाहर आया था। वो अपने बालों को टॉवेल से पोंछता हुआ बोला, कहाँ जा रही हो पीहू? पीहू ने अवनीत को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वो जल्दी से अवनीत के पास गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अवनीत बोला, पीहू कितना रोओगी, अब शांत हो जाओ। पीहू ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, तुम 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर हुए ना तो मुझे रोना आ जाता है। अवनीत ने पीहू के बालों को चूम कर कहा, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पीहू के साथ कल रात जो हुआ था उसके चलते वो खुद को इतनी आसानी से तो संभाल नहीं सकती थी, इसलिए सुबह जब उसने अवनीत को अपने पास नहीं देखा तो वो फिर से रोने लगी। अवनीत ने पीहू की कमर को रब करते हुए कहा, बस करो पीहू, कितना रोओगी, अब तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है ना? पीहू ने अवनीत की आंखों में देखकर कहा, मुझे अब भी डर लगता है, कहीं फिर से कुछ खराब हो गया तो अवनीत ने पीहू के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, अब कुछ खराब नहीं होगा, चलो आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हमें रघुवंशी मेंशन जाना है। पीहू हैरानी से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ वक्त आपके साथ रहना है, प्लीज अवनीत कहीं नहीं जाते। अवनीत बोला, आज मेरे कहने से रघुवंशी मेंशन चलो, उसके बाद दोबारा तुम्हें कभी वहां जाने के लिए नहीं कहूंगा। अवनीत जानता था कि आज वीरा और विराज घर आएंगे। वो चाहता तो पीहू को बता सकता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि पीहू जब वीरा और विराज को देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि पीहू को अभी तक वीरा और विराज के बारे में कुछ नहीं पता था। एक तरफ से वो वीरा और विराज को भूल चुकी थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके विराज नाम का कोई भी भाई है। पीहू सुबकते हुए बोली, ठीक है चलते हैं। इतना कहकर वो कपड़े लेने के लिए कबर्ड की तरफ आई और तभी अवनीत ने कहा, मेरी हेल्प कीजिए। पीहू ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ चाहिए, और हाँ मेरे हाथ में थोड़ा दर्द भी है। अवनीत ने पीहू के कपड़े लिए और पीहू को संभालते हुए वॉशरूम में लेकर आया और बोला, तुम नहा लो, उसके बाद कुछ खा कर मैं तुम्हें टैबलेट दे दूंगा, तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। अवनीत ने पीहू को आराम से एक स्टूल पर बिठाया। अवनीत ने जैसे ही पीहू के आंचल को पकड़ा, पीहू ने अवनीत की कलाई को पकड़कर कहा, मैं इससे आगे कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, फिर वो वॉशरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद पीहू नहा कर बाहर आई। उसने बाथरोब पहना हुआ था और उसके हाथ में उसके कपड़े थे। चोट की वजह से वो कपड़े पहन नहीं पाई और अवनीत को कह नहीं सकती थी। वो धीरे से दबे पांव दरवाजे तक आई और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने को हुई वैसे ही अवनीत ने अपना हाथ अड़ा लिया। अवनीत के हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। वो अंदर आया और उसने नाश्ते की प्लेट बेड पर रखी। अवनीत ने कहा, गेट क्यों बंद कर रही थी? पीहू बहाना बनाते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम में कपड़े नहीं चेंज कर पाई, इसीलिए सोचा बाहर आकर कर लूं। अवनीत बोला, अच्छा। इतना कहकर वो वापस जाने लगा। पीहू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन कुछ सोचकर अवनीत के कदम रुक गए। उसने पलटकर पीहू को शक भरी नजर से देखा तो पीहू जल्दी से पलट गई। अवनीत थोड़ा सा पीहू के करीब आया और उसे पीछे से गले लगाकर बोला, सच सच बोलो। अवनीत की बात सुनकर पीहू की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। वैसे तो वो करीब 10 साल से अवनीत के साथ थी, लेकिन ऐसी फीलिंग उसे कभी नहीं आई। अवनीत ने फिर से पीहू के कान में धीरे से कहा, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दोगी या नहीं, या ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं? पीहू थोड़ी सी अटकती हुई आवाज में बोली, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उल्टे हाथ से कपड़े पहन नहीं पाई। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। अवनीत ने फिर से धीरे से कान में कहा, बताओ ना पीहू, कर दूं तुम्हारी हेल्प? पीहू कुछ नहीं बोली, शर्म के मारे अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। तभी अवनीत ने पीहू के बाथरोब की डोरी पर हाथ रखा और थोड़ी ही देर में नोट खोल दी।
अगले 20 मिनट में पीहू अवनीत की गोद में सोफे पर बैठी हुई थी। अवनीत ने पीहू के कपड़े चेंज कर दिए थे और अब उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। पीहू खुश थी, बहुत खुश। नाश्ता करने के बाद उसने अपना सिर अवनीत के सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। अवनीत बोला, पीहू सोना नहीं, मैं मेंशन जाना है। पीहू धीरे से बोली, क्यों जाना है मेंशन? मुझे कहीं नहीं जाना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आप हॉस्पिटल भी मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। अवनीत ने अपनी पकड़ पीहू पर कस दी और उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, नहीं जाना तो पड़ेगा, चलो उठो, नींद आ रही है तो मेंशन जाकर सो जाना। चलो। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी गोद से उठाया और उसके हाथ में 2 टैबलेट दे दी। पीहू ने दोनों टैबलेट खा ली। अगले 10 मिनट में अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू उसके पास बैठी थी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी तैयार हो रहा था। आज तो जैसे वक्त काटे नहीं कट रहा था, ना जाने कितनी बार कपड़े चेंज कर चुका था और आखिरकार उसने लाइट येलो कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स निकाली और उन कपड़ों को डिसाइड करके वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और मिरर में सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। उसने अपने बाल जेल से सेट किए, परफ्यूम मारा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अनिरुद्ध, तू आज नर्वस क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तू पहली बार तितली से मिलने जा रहा है। कुछ महीनों पहले वो यहीं इसी कमरे में तेरे साथ रहती थी और अब तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई आशिक हो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया और बाहर चला गया। बाहर जाते ही वंदना और डैनी ने अनिरुद्ध को देखा तो दोनों हैरान हो गए। वंदना तो कुछ बोली नहीं, लेकिन डैनी ने हाथ बांधकर कहा, किसी की बारात में जा रहे हो या खुद बारात लेकर जा रहे हो? इतना तैयार होकर कहाँ चल दिए? अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, वो शिवांगी आज इंडिया वापस आ रही है। डैनी बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा, पापा आप भी ना कुछ भी बोलते हो। ये सुनकर वंदना हंसने लगी। वहीं डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, आज से पहले तो तुम कभी इतने तैयार नहीं हुए। व्हाइट शर्ट के अलावा तुम्हारे पास कोई और कलर ही नहीं था, लेकिन आज देखो सच्चे आशिक की तरह तैयार हुए हो। अनिरुद्ध ने वंदना को देखकर कहा, माँ पापा को समझा लो वरना लड़ाई हो जाएगी। वंदना ने हंसकर डैनी को देखा और बोली, क्यों बच्चे को छेड़ रहे हो? अपने दिन भूल गए क्या? फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तू जा, तेरे पापा तो मजाक कर रहे हैं। फिर उसने अपने बेटे की नज़र उतारी और बोली, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। बहुत दिनों बाद अपने बेटे के चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कुराहट देख रही हूँ। वंदना की बात सुनकर अनिरुद्ध के होठों पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और आंखों में हल्की सी शर्म। वंदना बोली, खाली हाथ मत जाना, उसके लिए फूल लेकर जाना। तू कहे तो मैं पास्ता बनाकर दे दूं, उसे मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। अनिरुद्ध बोला, अरे माँ, पास्ता वास्ता छोड़ो, मैं क्या एयरपोर्ट पे उसे पास्ता खिलाऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए फूल लेकर चला जाऊंगा। वैसे भी आज तक मैंने अपनी तितली को फूल नहीं दिए। इतना कहकर उसने डैनी को देखा। डैनी कुछ बोलने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज पापा रहने दो ना, कितना मजाक उड़ाओगे? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा खुशी खुशी तितली के पास जा रहा है। डैनी से रहा नहीं गया, आखिर उसने हंसकर कह ही दिया, तो कौन सा तितली पर एहसान कर रहा है? शुक्र मना कि तितली तेरे आगे पीछे घूमती है, वरना तुझे देखकर तो लगता नहीं कोई लड़की तेरे आगे पीछे घूमेगी। जा जा, चला जा अपने तितली के पास, कहीं ऐसा ना हो शिवाय उसे फिर से लेकर उड़ जाए। अनिरुद्ध बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, नहीं पापा, इस बार शिवाय अंकल मेरी तितली को लेकर नहीं उड़ेंगे। अनिरुद्ध के जाते ही डैनी वंदना के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, चलो ना, गोवा चलते हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखा और फिर उसे दूर करते हुए बोली, मेरे किचन का काम पड़ा हुआ है,
इतना कहकर वह किचन में चली गई। डैनी वंदना को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद से ही बोला, या मेरे साथ जीते जी गोवा नहीं जाएगी, लगता है मरने के बाद मेरे साथ घड़े में ही हरिद्वार चलेगी। अनिरुद्ध नीचे अपार्टमेंट की पार्किंग में आ गया। उसने अपनी बाइक निकाली और चला गया। करीब 1 घंटे बाद उसने बाइक एयरपोर्ट के बाहर रोकी, जहां पहले ही रघुवंशी मेंशन के 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध बाइक से उतर कर गया तो उसने देखा देव और अभिमान दोनों ही शिवाय आर्या को रिसीव करने आए थे। अनिरुद्ध भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अभिमान ने अनिरुद्ध को देखा और बोला, क्या बात है, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अनिरुद्ध बोला, प्लीज अभिमान, पापा ऑलरेडी बहुत खिंचाई कर चुके हैं, अब और नहीं। अनिरुद्ध के हाथ में फूल थे। देव ने फूल देखकर कहा, क्या बात है, तितली के लिए फूल लेकर आया है, पर तुझे लगता है कि वो तेरे फूलों पर बैठेगी। अनिरुद्ध ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब बैठे या ना बैठे, लेकिन मैं अपनी तितली को छोड़ूंगा नहीं। तभी सामने से अनिरुद्ध को शिवांगी आती हुई दिखाई दी। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तो ना जाने कब से अनिरुद्ध से मिलने के लिए तड़प रही थी। शिवांगी जैसे ही अनिरुद्ध के पास भागने को हुई, वैसे ही शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये सब देखकर अनिरुद्ध ने अपना माथा अभिमान के बाजू पर 2-3 बार मारा और फिर अभिमान को देखकर बोला, तेरे पापा ठीक नहीं कर रहे, मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। अभिमान ने भी हंसकर कहा, मेरा बाप है, उसे हराना आसान नहीं। अनिरुद्ध ने भी आंखें छोटी की और बोला, तुझे हरा दिया तो तेरे बाप को भी हरा दूंगा। अभिमान बोला, मेरी बात अलग थी, मेरी कमजोर नस तेरे घर में रहती थी, लेकिन तेरे बाप की बात अलग है, उन्हें तो अच्छे अच्छे नहीं हरा पाए। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा, एकदम उम्मीद भरी नजरों से। वहीं शिवांगी भी शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, आज अगर तुम अनिरुद्ध के पास चली गई ना, तो उसके भाव फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से तुम्हें हर्ट करेगा, तुम्हें तो अनिरुद्ध को इग्नोर करना है। शिवांगी ना में गर्दन हिलाती हुई बोली, मुझसे नहीं होगा पापा, प्लीज पापा, 2 मिनट प्लीज पापा, पक्का एक बार गले लगाऊंगी और जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चुपचाप मेंशन चलोगी, अपने असली मम्मी पापा को सबसे मिलवाओगी, चलो। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या मम्मी प्लीज पापा को समझाओ ना। आर्या ने इस बार शिवाय को आंखें दिखाई और बोली, शर्म नहीं आती, छोड़ दो ना, कितने दिनों बाद तो अनिरुद्ध से मिल रही है, छोड़ दो ना। शिवाय बोला, तुम नहीं समझोगी, एक बार ढील दी तो अनिरुद्ध फिर से इसे परेशान करेगा। आर्या बोली, तो आप कहाँ चले जाओगी, उसके बाद इन्हें दूर कर देना, लेकिन अभी तो छोड़ दो। देखो तो दोनों बच्चे कैसे उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। शिवाय ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। इस बार आर्या ने शिवाय को आंखें दिखाते हुए कहा, आप छोड़ेंगे कि नहीं। शिवाय ने बड़े प्यार से आर्या की आंखों में देखकर कहा, नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगी। आर्या गुस्से में बोली, तो फिर मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, स्टडी रूम में ही रहना, समझे। सच कहती हूँ शिवाय, मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए चुपचाप तितली का हाथ छोड़ दो। शिवाय बोला, तुम समझती क्यों नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आर्या गुस्से में बोली, करते रहिए ठीक, लेकिन आज के बाद से मेरे कमरे के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शिवाय को हंसी आ गई और उसने शिवांगी का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने शिवांगी का हाथ छोड़ा, वैसे ही आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी पूरी स्पीड से भागती हुई अनिरुद्ध के पास गई और झटके से उसे गले लगाकर उसके गाल को चूम कर बोली, अनिरुद्ध मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था और वहीं गोल गोल घुमाता हुआ बोला, तितली मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। एक बार गुस्सा किया तुम तो कितने ही दिनों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। थोड़ी देर तक अनिरुद्ध और शिवांगी ऐसे ही रहे। अभिमान और देव दोनों ही उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तभी शिवाय ने आर्या को एक साइड से गले लगाकर कहा, खुश,
लेकिन याद रखना, अगर अनिरुद्ध ने मेरी बच्ची पर गुस्सा किया तो इस बार तुम्हें और तुम्हारी इस जमाई को छोड़ूंगा नहीं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो शिवाय, कुछ नहीं होगा। आर्या और शिवाय दोनों ही बाहर आ गए। बाहर आकर शिवाय बोला, बस करो, अब क्या बेताल की तरह उसके कंधे पर ही लटकी रहोगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को नीचे उतार दिया। शिवाय ने शिवांगी को अपने पास आने कर शिवाय के पास आ गई। शिवाय ने शिवांगी के बाजू पकड़कर अपने पीछे किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इस बार शिवांगी को लेकर गया तो वापस लेकर नहीं आऊंगा। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और बोला, सॉरी अंकल, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद शिवांगी को कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने गाड़ी की छत पर रखे हुए फूल उठाए और शिवांगी को फूल देते हुए बोला, शिवांगी ये तो तुम्हारे लिए। शिवांगी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। उसने फूल ले लिए। शिवाय ने शिवांगी को अपने सीने से लगाया और बोला, ए बच्चा, रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वहीं अनिरुद्ध भी शिवांगी के करीब गया और बोला, तितली तुम रो क्यों रही हो। शिवांगी ने अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम कभी इतने प्यार से बात ही नहीं करते थे, जब देखो डांटते रहते हो। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।